हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया? सब खैरियत? सब फर्स्ट क्लास? एकदम टकाटक? किसी तरह कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? एक ही नंबर है। राजस्थान के प्रमुख राजवंश मारवाड़ राजवंश चल रहा है और चुंडा तक हमने पिछली कक्षा में कर लिया था। अब चुंडा से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रणमल से शुरू करते हैं। जोधपुर के राठौड़ वंश चल रहा है। मेवाड़ राजवंश हमारा खत्म हो चुका है, मारवाड़ चल रहा है। मारवाड़ों में चूंडा आ गया है और आज हम मालदेव तक पहुंचेंगे। मालदेव का लगभग आधा हिस्सा का मतलब आ, मालदेव के बारे में जो प्रश्न बनते हैं उसमें से काफी कुछ तक आज कवर कर लेंगे। शेष जो बचेंगे उसको अगली कक्षा में, मालदेव और उसके आगे तक रावचंद्र सेन तक, हम उसको अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है ना? तो शुरू करें फिर। तैयार हो? चलो बताओ तो देखे, तैयार हो तो? ज्यादा टफ सवाल नहीं है, आसान आसान से सवाल है आज। ठीक है, सीधे सीधे फैक्ट के। अब आपको कितना याद है बताना, ये है आप। राव चूंडा ने रणमल के स्थान पर मारवाड़ का शासक किसे बनाया? बताओ। कान्हा, विष्णु, जयमल या जगमाल? तो कहानी को याद करो थोड़ा सा। क्या थी कहानी? उत्तराधिकारी रणमल ही था इसका, लेकिन रणमल को नहीं बनाया। इनकी एक रानी थी, उन रानी का पुत्र था एक है। तो चूंडा ने उन रानी के विशेष आग्रह के ऊपर उस रानी से उत्पन्न जो पुत्र है उसको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उस पुत्र का क्या नाम है? वो है कान्हा। तो इससे नाराज होकर के रणमल चला गया, कहां पे? मेवाड़ में चला गया था। आ रहा है ध्यान? मेवाड़ जाकर के और लाखा के पुत्र के पास, उसका भी नाम चूंडा था, अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव रखता है। चूंडा उस समय उपस्थित नहीं था। संयोग से ऐसा होता है कि लाखा से विवाह हो जाता है, लेकिन विवाह इस शर्त पे होता है कि इन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी वही कौन होगा? वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। क्लास में भी बताया था मैंने आपको, कई बार बता चुका हूँ ये स्टोरी तो, है ना। ये जब अपन मारवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, राणा लाखा, तब भी इस केस को डिस्कस किया था अपन ने। फिर चूंडा ने शपथ ली आजीवन विवाह न करने की। इसको राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। इनसे पुत्र उत्पन्न भी हो गया, मोकल। मोकल की संतान हुई कुंभा। इस तरह से जो रणमल है वो लाखा, मोकल और कुंभा, 3 पीढ़ी तक मेवाड़ की राजनीति के अंदर अपना प्रभाव बना के रखता है। और जैसे ही मौका मिलता है वो वापस से मंडौर पर अधिकार कर लेता है। तो राव चूंडा ने रणमल के स्थान के ऊपर मारवाड़ का शासक किसे बनाया था? तो वो बनाया था कान्हा को। इसने कोई काम नहीं किया, कुछ नाम नहीं है इस आदमी का। बस इतना सा ही आता है कि किसको शासक बनाया था? कान्हा को बनाया। कान्हा जी क्या करे, कान्हा जी ने क्या नहीं करा, उसके बारे में कोई विशेष जानकारी में उपलब्ध है नहीं, और वो हमारे एग्जाम के हिसाब से काम की भी नहीं है। ठीक है, तो चलो अगले सवाल पे चलो फिर। राव जोधा ने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह कुंभा के किस पुत्र से किया? अब रणमल था मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ की राजनीति में प्रबल प्रभाव बनाए हुए था। कुंभा शासक बना, कुंभा के बाल्यावस्था तक भी रहा ये। जैसे कुंभा शासक बना तो मेवाड़ी सरदारों ने कुंभा को समझाया, या कैसे कह सकते हैं भड़काया, कि यह आदमी ठीक नहीं है। कुंभा ने शायद बात मान ली। तो इसकी प्रेयसी थी भारमली, या भारमती नाम आता उसका, भारमली।
बारमली या बारमती, उसका सहयोग लेकर के और रणमल को क्या करवा दिया, वर्टिकल पहुंचा दिया, यानी कि इसकी हत्या करवा दी गई थी। इसका पुत्र था राव जोधा रणमल का। उसने क्या है, परिस्थिति को भांपते ही वो तुरंत मेवाड़ छोड़ के चला गया। मेवाड़ छोड़ के जंगलों और पहाड़ियों के अंदर चला गया और वहीं से अपनी शक्ति को संगठित करने लगा, क्योंकि अपने पिता के साथ में रह करके जोधा ने राजनीतिक परिपक्वता का ज्ञान काफी अच्छे से प्राप्त कर लिया। इसने मांडू पर अधिकार करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। फिर फाइनली, क्योंकि मैं कह रहा हूँ रणमल के साथ में रहकर के राजनीतिक परिपक्वता सीख ली थी इसने, तो इसने सारी चीजें भुला करके मेवाड़ से अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। मेवाड़ अपनी चरम पे था उस समय, कुंभा था, तो इसकी पुत्री थी, उसकी पुत्री का विवाह कुंभा के पुत्र से कर दिया। तो उस पुत्र का क्या नाम था? ऐसे आपस में शादी कर ली और उसके बाद में क्या है, सेटलमेंट हो गया। रणमल ने भी यही तरीका अपनाया था, अपनी बहन हंसाबाई का शादी करवाई थी। हाँ, हालांकि यहाँ पे जोधा ने ये शर्त नहीं रखी थी कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ी गद्दी पर बैठेगा, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह इसने कुंभा के पुत्र से कर दिया। कौन था वो? रायमल, जयमल, सांगा, उदा। तो वो था रायमल। 4 भाई थे ये लोग, पृथ्वी, रायमल, सांगा, दूसरे नंबर का था रायमल। रायमल से इसकी शादी कर, किसकी? अपनी बेटी की। किसने? जोधा ने। और मेवाड़ से संबंध अपने मधुर बना लिए। ठीक है। जोधा ने जोधपुर नगर कब बसाया? सिंपल से सवाल। जो जोधपुर के होंगे वो ये जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लो, बताओ जरा। और जोधपुर के नहीं भी हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर नगर कब बसाया गया। जोधपुर नगर जोधा ने बसाया, इसलिए उसको जोधपुर कहा जाता है। कब बसाया? 1449 में, 1459 में, 1469 में या 1479 में? कब बसाया था? जोधा ने जोधपुर नगर बसा करके उसको राजधानी बनाया मारवाड़ी अपने क्षेत्र की, है ना। और सुरक्षा के लिए क्या करा था? चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर कौन सा किला बनवाया? चिड़िया टूक पहाड़ी पे कौन सा किला बनवाया जोधपुर में? गढ़ चिंतामणि। और क्या बोलते हैं इसको? मयूर ध्वज। और मेहरानगढ़ का दुर्ग तो कहा ही जाता है। तो कब बसाया था जोधपुर जोधा ने? इसने बताया था 1459 के, 1459 के अंदर जोधपुर नगर बसा। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो तो चलो आगे चलो। राव जोधा की किस पत्नी ने जोधपुर में रानीसर तालाब बनवाया? क्लास में करवाया था मैंने आपको, रानीसर तालाब बनवाया था जोधपुर की राव जोधा की पत्नी ने। उस पत्नी का क्या नाम था? उमादे, स्वरूपदे, मूमलदे या जसमादे? तो देखो एनिमिलेशन से भी कर सकते हो। उमादे मालदेव से संबंधित है, रूठी रानी जिसको बोलते हैं, है ना। स्वरूप देवी संबंधित है, मालदेव से ही संबंधित है स्वरूप देवी, क्योंकि स्वरूप देव का ही पुत्र था चंद्रसेन। इनके भी 2 बड़े भाई थे, राम और उदय सिंह, लेकिन स्वरूप देव के विशेष आग्रह पे मालदेव ने चंद्रसेन को शासक बना दिया। मूमलदे, ये इनका संदर्भ आता नहीं है, इनका संदर्भ किसी और कथा से संबंधित है, सुंदरता से रिलेट करता है कुछ ऐसे। तो बच गए कौन? तो तीनों एनिमिलेट हो गए, बच गए जसमादे। तो जसमादे ने जोधपुर के अंदर रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। ठीक है, कौन थे ये राव जोधा की धर्मपत्नी थी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। आगे चलो भाई। मारवाड़ का प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास में मैंने समझाया था इसको।
गुड़ला उत्सव तो जानते हैं कि सब ठीक है, मारवाड़ में मनाया जाता है, कि जोधपुर में मनाया जाता है, लेकिन ये किसका प्रतीक है, किस उपलक्ष्य में मनाया गया था ये प्रथम बार? मारवाड़ का प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव किसका प्रतीक माना जाता है? सातल देव की, सातल की मल्लू खां पर विजय का, जोधा की वीरम देव पर विजय का, राव सूजा की बीका पर विजय का, राव जोधा के राज्यारोहण का। यानी कि राव जोधा का जो राज्याभिषेक किया गया, राज्यारोहण किया गया, उसका प्रतीक है क्या ये? तो ध्यान हो तो आपको क्लास में करवाया था पीपाड़ का युद्ध, कहां पे हुआ था ये? नागौर में। कब हुआ था? 1492 में, 1492 में। किस किस के बीच हुआ था? सातल देव और मल्लू खां के बीच में। मल्लू खां कहाँ का था? अजमेर का। मैंने कहा था कि ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये युद्ध तो पीपाड़ में हो रहा है और है ही अजमेर का। तो सातल की मल्लू खां पर जो विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। इस युद्ध के अंदर सातल देव घायल हो गया था गंभीर रूप से, और इसी वजह से क्या है, इसकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन फिर भी मारवाड़ के अंदर गुड़ला उत्सव मनाया जाता है सातल देव की मल्लू खां के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में। ये कौन सी विजय है? पीपाड़ के युद्ध की विजय। कहाँ है पीपाड़? वो स्थान नागौर में। कब हुआ था ये युद्ध? 1492 में। तो पीपाड़ का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, एक प्रश्न ये भी बन जाता है। पीपाड़ का युद्ध कब हुआ, एक प्रश्न ये भी बन जाता है। पीपाड़ कहाँ पर है, ये भी प्रश्न बन जाता है। सातल देव और मल्लू खां के बीच में पीपाड़ का युद्ध हुआ 1492 के अंदर। पीपाड़ वर्तमान में नागौर के पास में स्थान है। ठीक है जी। और इसी से संबंधित है मारवाड़ का प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव। क्लियर है बात? आगे चलो। सेविकी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? ये भी क्लास में करवाया था। देखो मैं कि एक ही युद्ध आया है, नाम इसका अलग से दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। कभी भी इस तरह से एग्जाम में टपक जाता है, समझ में नहीं आता कि ये भी कोई युद्ध आया था क्या। तो किस किस के बीच हुआ था? राव सूजा और राव बीका के बीच, राव शाखा शेखा वर्सेस राव गांगा के बीच, राव जोधा वर्सेस राव बीका, या राव शेखा वर्सेस राव जोधा। किस किस के बीच हुआ था ये सेविका का युद्ध? क्लास में करवाया था। राव गांगा कब कराया था? 1529 के अंदर सेविकी का युद्ध। इसने राव शेखा को परास्त किया था, राव गंगा ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। राव शेखा वर्सेस राव गंगा सेविकी का युद्ध है। कब हुआ है? 1529 में हुआ है। ठीक है, सेवकी या सेवकी एक ही बात, सेवकी या सेविकी कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना है इसको। गंगा वर्सेस शेखा 1529। जब युद्धों का क्रम पूछा जाए आपसे, आरोही क्रम अवरोही क्रम के अंदर, है ना, तो इस सन को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि बहुत क्लोज देते हैं। अगर मान लो इसी के बीच में चार एक युद्ध, खानवा का युद्ध भी दे दिया आपको, तब फिर आपको दिक्कत हो सकती है कि यार ये पहला हुआ था कि बाद में हुआ। ठीक है ना, 100 साल के बीच का अंतर होता है तो समझ में बैठ जाता है, ऑप्शन बन जाता है। जैसे मैं गिरी सुमेर का युद्ध दे दूं, खानवा का युद्ध दे दूं, दिवेर का युद्ध दे दूं, और ये सेविकी का युद्ध दे दूं, तो बैठ जाएगा। लेकिन ये जो बीच के दूसरे युद्ध हैं जो कम फेमस हैं, कम याद रहते हैं, जैसे अभी पीपाड़ का युद्ध हमने देखा, है ना, ऐसे हरमाड़ा का युद्ध भी आएगा, सेविकी का युद्ध भी आएगा, है ना, गोगुंदा और गिंगोद, है ना, गुंगोद का युद्ध, गुंगोद का युद्ध आ जाए, तो वो ऐसे टाइम पे क्या है, सनों को याद रखना जरा जरूरी होता, नहीं तो सवाल क्या बन नहीं पाता। ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। क्लियर है बात? चलो, जोधपुर के किस शासक ने, ये कभी पहले भी मैंने दूसरे तरीके से पूछा हुआ इस सवाल को, क्योंकि जब भी आता है इस शासक का विवरण, तो ये विवरण भी आना अवश्यंभावी है, क्योंकि खानवा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसलिए इससे संबंधित जो भी कोई तथ्य निकल के आता है, भले ही उसको रिपीट करवाना पड़े, लेकिन करवा लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को वो अच्छे से याद हो। तो जोधपुर के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? ठीक है, अभी शासक की जगह युवराज भी हो सकता था, है ना?
या जोधपुर की ओर से, सीधा ऐसे लिखा था, जोधपुर की ओर से खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से कौन भाग ले? राव मालदेव, राव जोधा, राव सूजा, राव सातल। तो इस समय शासक कौन था जोधपुर का? गांगा, राव गांगा जी थे जोधपुर के शासक। इनका पुत्र कौन था? मालदेव। तो इन्होंने मालदेव के नेतृत्व के अंदर राणा सांगा की मदद के लिए सेना भेजी। तो मालदेव ने खानवा के युद्ध में जोधपुर का प्रतिनिधित्व किया और राणा सांगा की तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, हिस्सा लिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्लियर? चलो आगे चलो। 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान जोधपुर के किस शासक ने राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी? यानी कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया था। अब ये 1533 है एक्चुअली, इसने 2 बार आक्रमण किया था, 1533 फिर 1534 के अंदर। 1534 का जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तो उसके बाद के अंदर, उससे पहले भी क्या हुमायूं को राखी वगैरह भेजी थी, लेकिन वो एक्सेप्ट मतलब टाइम भी पहुंच नहीं पाई मदद। फिर बहादुर शाह ने दोबारा आक्रमण किया, तो विक्रमादित्य और इनके साथ में इनके पुत्र उदय सिंह जो बहुत छोटे थे, सुरक्षित निकाल लिया गया, है ना। तो ये सुरक्षित जो निकाला गया था वो किसकी मदद से निकाला गया? कौन थे वो मारवाड़ के शासक राव मालदेव थे, जिन्होंने राणा विक्रमादित्य की सहायता की। और फिर उस युद्ध के बाद के अंदर चित्तौड़ का दूसरा साका हो जाता है, सेकंड साका। किसके नेतृत्व में जौहर होता है यहाँ पे? हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व। ठीक है, क्लियर है बात? ध्यान रहेगा? अरे भाई ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, ध्यान रखना इन चीजों को भैया, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि कहीं से भी घुमा फिरा के सवाल पूछा जा सकता है। अब चित्तौड़ का दूसरा साका कब हुआ, ये कितनी बार ही पूछ लिया, है ना। अब इसी सवाल को अगर फिर थोड़ा घुमा के पूछना है तो कैसे पूछा जाए? अरे कहीं ना कहीं से कुछ तो हमें लिंक बैठाना पड़ेगा ना, या फिर जो पैटर्न पूछा आया बस उसी को रट के चले जाएं और पता लगे एग्जाम के अंदर कुछ और ही आ गया, तब तो फिर समस्या हो जाएगी और वो फिर मौका दोबारा लगता नहीं है। फिर आप सोचते रहोगे यार पेपर आउट हो जाए तो बढ़िया रहे, दोबारा पेपर दे लेंगे और तैयारी करेंगे, लेकिन ऐसा मौका जल्दी से लगता नहीं, लग भी जाता है तो फिर उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका फिर से पेपर ठीक हो जाएगा या पेपर खराब नहीं होगा। तो चीजों के आसपास के दायरे को भी क्या है जान के चला करो, ताकि प्रश्न कहीं से भी उठ के आ जाए तो आपको सही उत्तर लगाने में जरा सी भी समस्या नहीं आए। ठीक है जी, सही है बात? चलेंगे आगे हैं? चलेंगे? चलो चलो फिर। उमादेव जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किसकी पुत्री थी? अब देखो प्रश्न घुमा हुआ है। अब प्रश्न ऐसे पूछ ले, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध कौन थी? तो उसमें जसमादेव, उमादेव या जो भी ऑप्शन आ जाते तो उमादेव आप लगा देते, है ना। या फिर ऐसे पूछ लेते कि उमादेव को कौन से महल के अंदर रखा गया था, ये किसकी पत्नी थी, तो वो भी आपको हो सकता पता हो, संभावना पूरी है पता होगा, मालदेव की पत्नी थी। इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के कुछ समस्या हो गई। फिर ये कहाँ पे रही थी? अजमेर के तारागढ़ में, गढ़ बीठली जिसको कहते हैं, वहां पे रही थी ये। पूरे जीवन भर उसी महल के अंदर इन्होंने, उसी किले के महल के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर दिया था। अब बात थोड़ी सी और घुमा के, इतना सवाल पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, अब थोड़ी सी और घुमा के, ये बेटी किसकी थी? तो शादी कहाँ से हुई थी? मालदेव ने शादी किस रियासत के शासक के साथ में अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, है ना। तो कौन थे? जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी ये, बीकानेर के राव चुंडा की पुत्री थी, सोजत के मान सिंह की थी और भाद्राजून के उदय सिंह की थी। तो देखो बीकानेर के राव चुंडा तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना, तो ये तो हो गया एनिमिलेट। अब सोजत के मान सिंह, अब ये छोटे छोटे रियासतें हैं, है ना, जागीरें हैं, इनके शासकों का नाम और सब कुछ ध्यान रखना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दिए जाते हैं।
ना ही भाद्रज होंगे कोई उदय सिंह। ये जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री थी। ठीक है, क्लियर है बात। और इन्हीं के वंशज आए थे लूणकरण के हर्राज जी। जब अकबर का नागौर के अंदर दरबार लगा था तो वो हर्राज जी नहीं आए, और हर्राज जी आकर के अकबर की जो अधीनता है, मुगल अधीनता, उसको स्वीकार कर लिया था आगे से आकर के। ठीक है ना। तो ये भी बात ध्यान रखना, जो उमादे हैं, जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो मालदेव की पत्नी है और तारागढ़ के गढ़बिठली के अंदर रही थी। और जो वो पुत्री हैं, वो पुत्री हैं जैसलमेर के राव लूणकरण के। अब हो सकता है नाम ना दे, ऐसा दे दे कि कहाँ की बेटी थी, तो जैसलमेर की थी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। बहुत आसान सवाल, कई बार पूछा हुआ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा हुआ है, रिपीट भी होता है, आगे भी होगा, ये होता रहे। तो इस युद्ध की डेट आपको बतानी है, कब हुआ था। 1542, 43, 44, 45, सीधा सा है। कब हुआ था ये गिरी सुमेल का युद्ध। कई बार जो आरोही अवरोही क्रम वाले प्रश्न आते हैं उसके अंदर जरूर मिलेगा आपको गिरी सुमेल का युद्ध। किस किसके बीच हुआ था ये तो पता ही होगा। शेरशाह वर्सेस हशमत वाला राजा मालदेव। कब हुआ था ये, जनवरी 1544। कई जगह तिथियां हैं, अलग अलग जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनके अंदर 43 और 45 भी दे रखी है, लेकिन हमारी आरपीएससी और अधीनस्थ जो बोर्ड है उसने 1544 ही मान के चलता है, तो हमें भी यही मान के चलनी है। ठीक है ना, नई खोज तो हमें करनी नहीं है। तो इस युद्ध की डेट जो है उसको याद रखना, तो आंसर हो जाएगा अपना सी, 1544। मालदेव के किन सेनापतियों की वीरता पर शेरशाह प्रसन्न हो गया था। जेता और कुंपा, जेता और नापा, जयमल और पत्ता, जेता और पत्ता। तो यहां से एनिमिलेट तो कर सकते हो, देखो आप सीधी सीधी, जयमल और पत्ता यहां से संबंधित है। ये जो चित्तौड़ के तीसरे साके से संबंधित, जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, है ना, उदय सिंह शासक था इस साल, तो ये इसको तो एनिमिलेट कर दो साहब। अब जहां जहां पे पत्ता है उसको भी एनिमिलेट कर दो, जेता और पत्ता, इसलिए भी एनिमिलेट हो गया। ठीक है, पत्ता सिसोदिया और जयमल राठौड़ तो होंगे नहीं, तो दो तो गए। अब बचे 50-50, जेता और पूपा, जेता और नापा। तो ये नापा वापा कुछ नहीं था, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये भी एनिमिलेट हो गया, बच गए जेता और पूपा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस युद्ध के अंदर क्या है, मारवाड़ी सेना जो है वो बिल्कुल भारी पड़ चुकी थी और शेरशाह एक तरीके से युद्ध हार ही चुका था, लेकिन इसकी मदद के लिए एक व्यक्ति आ जाता है और मारवाड़ी सेना दोनों ओर से गिर जाती। समस्या को थोड़ा विकट देख करके मालदेव क्या है, थोड़ा सा पीछे हट जाता है और सुरक्षित युद्ध से बाहर निकल जाता है। और युद्ध का जो नेतृत्व है उस समय करते हैं जेता और पूपा। ये मालदेव के सबसे विश्वस्त सेनापति थे, सबसे विश्वस्त। इन दोनों ने बहुत युद्ध जीते मालदेव की तरफ से। तो इस युद्ध के अंदर इन्होंने मोर्चा संभाला और क्या जबरदस्त तरीके से इन्होंने वीरता का परिचय दिया। शेरशाह की हालत टाइट हो गई कि बोला यार अगर मैं, क्योंकि इस समय क्या है कि दो व्यक्ति और थे जिनको क्या शेरशाह ने अपनी तरफ मिला लिया था, तो बोले यार मैं थोड़ा षड्यंत्र नहीं रचता, आपसी फूट का उपयोग नहीं करता, तो ये तो ले बैठते मेरे को। और जो मुगल राजा अभी मैं बना हुआ, दिल्ली सल्तनत का जो मैं शासक बना हुआ हूँ, तो चंद मिनटों के अंदर मेरी सत्ता चली जाती। तो इसने ये लिखा है, ये अपनी बात कही उस समय कि खुदा का शुक्र है कि मैं किसी भी तरह युद्ध जीत पाया, वरना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत आज खो देता। तो इनकी वीरता से मंत्रमुग्ध होकर के इसने ये बात कही। ठीक है, आंसर हो जाएगा जेता और पूपा। अब यही जो कथन मैंने कहा है इसी के बारे में अब बात आ रही है। गिरी सिमेल के युद्ध के बाद शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। पूरा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से ही है, अभी बताया था मैंने, खुदा का शुक्र है कि मैं युद्ध जीत गया, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत आज खो देता है। तो ये जो विवरण है, ये जो बात कही है इसने, ये हमें पता कैसे लगती है,
तो सैटेलाइट फोन तो है नहीं हमारे पास, टाइम मशीन में वापस घूम के चले जाएं और पता लगाएं कि अच्छा तूने कहीं भी थी कि नहीं कही थी। तो कहीं ना कहीं से तो हमें जानकारी प्राप्त करनी ही पड़ती है, किसी न किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में, किसी ऐतिहासिक साक्ष्य में पता हमें चलता है, तभी तो ये जानकारी मिलती है। तो वो सोर्स क्या है जहां से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। देखो प्रश्न क्या है, उसी एरिया के आसपास है, लेकिन प्रश्न का थोड़ा सा तरीका और पैटर्न थोड़ा बदलाव। तो आपको क्या है, हर तरीके के प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। सर इतना है कि सब ये तो शेरशाह ने कहा था उस ग्रीष्ममेल युद्ध के बाद में, ये जो विवरण कहा था ये लिखा हुआ कहाँ पे, थोड़ा और डीप में जाओ। तारीख फरिश्ता में है, तारीख शेरशाही में है, मुबारक तारीख मुबारक शाही है, तारीख मोहम्मद शाही। तो क्लास में मैंने बताया था आपको, फरिश्ता ने जो किताब लिखी तारीख फरिश्ता, उसके अंदर ही विवरण है जहाँ पे जिस तरह से वो लिखा गया है, तो उसमें शेरशाह के मुंह से ये बात कहलवाई गई है, इस तरह का जो स्टेटमेंट है। तारीख फरिश्ता से हमें ये विवरण मिलता है, और ये काफी जो कोट है बहुत प्रसिद्ध हो चुका है ना। मुट्ठी भर बाजरे का मतलब अपने मारवाड़ में उगे कहीं है बाजरो, बीटन आज भी बाजरो वगैरह राजस्थान में बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है आज भी। तो बोले यहाँ पे कुछ था तो है नहीं, अगर मैं अधिकारी भी कर लेता तो क्या मिलता मुझे, बाजरा। उस बाजरे के लिए मैं क्या हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। बहरहाल तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलो, अब आता है साहब हरमाड़ा का युद्ध। यह हरमाड़ा का युद्ध लिस्ट नहीं है, किस है ना, किसके मध्य लड़ा गया था, किस किसके मध्य हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया, बताओ जरा। मालदेव वर्सेस उदय सिंह, मालदेव वर्सेस कल्याणमल, मालदेव वर्सेस वीरमदेव, मालदेव वर्सेस रावजेत सिंह। मालदेव कल्याणमल के बीच में बिल्कुल युद्ध हुआ। इसके पिता जो थे रावजेत सिंह, उसको मालदेव की सेना ने हराया। उसमें थे जेता और कूपा, है ना। मालदेव स्वयं नहीं था, जेता और कूपा के नेतृत्व के अंदर युद्ध लड़ा था, और बीकानेर के रावजेत सिंह को इस युद्ध में हरा दिया गया था, और इस युद्ध में रावजेत सिंह मारा भी गया। तो कल्याणमल इसी का बेटा था, लेकिन हरमाड़ा जैसे कोई युद्ध इन दोनों के साथ में नहीं हुआ था। मालदेव वर्सेस वीरमदेव, तो इन दोनों के बीच भी युद्ध हुआ था, किसकी कुछ जागीरें थी, है ना, बेड़ता की, वहां से इसको निष्कासित कर दिया मालदेव ने और इसकी जागीर को हड़प लिया था। लेकिन हरमाड़ा का युद्ध तो इसके बीच में भी नहीं हुआ। ये राणा उदय सिंह, वही उदय सिंह जिनकी मदद से ये, जो खुद मालदेव की मदद से जिसका राज्याभिषेक किया गया, और इसकी और इसके पिता की जो है सहायता की थी बहादुर शाह के आक्रमण के समय मालदेव ने। उसी के साथ में मालदेव का युद्ध हुआ था। मेवाड़ के ही हैं, मेवाड़ राणा, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह और मालदेव के बीच में हरमाड़ा का युद्ध हुआ, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर जाहिर सी बात है मालदेव जो है वो विन विन सिचुएशन में रहा था, विजयी रहा। कब हुआ था ये भी ध्यान रखो, ये हुआ था 1557 के अंदर, 1557 के अंदर, ठीक है, ध्यान देगी बात। और उससे कुछ टाइम बाद में 5 साल के बाद में उदय सिंह का ध्यान हो लिया। तो हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ, 1557 में हुआ। किस किस के बीच लड़ा गया, मालदेव और राणा उदय सिंह के बीच में लड़ा गया, ठीक है जी, सही लगी बात। चलो आगे चलो। निम्न में से किसने मालदेव को हशमत वाला राजा कहा है। हशमत वाला का मतलब, हशमत का मतलब होता है इफेक्टिव, प्रभावशाली, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली, पावरफुल, इसका हशमत का मतलब यही होता है। तो मालदेव के बारे में तत्कालीन जो ग्रंथ हैं उन्होंने बहुत सारी तारीफ की है। जैसे अकबरनामा के अंदर लिखा हुआ है कि उस समय पूरे हिंदुस्तान के किसी भी राव या किसी भी राणा के साम्राज्य इतना विशाल नहीं था जितना कि मालदेव का था। तो किस ग्रंथों ने, किसने मालदेव को हशमत वाला राजा कहा। फरिश्ता ने कहा है, बिल्कुल कहा है। अबुल फजल ने कहा है क्या, निजामुद्दीन ने कहा है क्या, इन दोनों ने भी कहा है एक्चुअली। इन तीनों ने ये क्या है, इसको हशमत वाला राजा कहा, इसलिए काफी फेमस हो गया। इतिहास में हशमत वाले राजा के नाम से कौन फेमस है, मालदेव। इसमें पता लगता है फरिश्ता तो है ही है, इसके अलावा निजामुद्दीन और अबुल फजल भी इसमें सम्मिलित हैं। अबुल फजल ने तो क्या है, ग्रीष्ममेल के युद्ध का आंखों का विवरण देखा है ना। तो आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी।
तो हमारी पिछली कक्षा के अंदर हमने इतना ही करवाया था, आपको काफी कुछ करवा दिया था। मैंने कहा था पूरे मारवाड़ का जो इतिहास है, उस मारवाड़ के इतिहास के अंदर दो ही व्यक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा मालदेव और दूसरा इसका उत्तराधिकारी चंद्रसेन। चंद्रसेन अपनी स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए ज्यादा फेमस है, जैसे कि महाराणा प्रताप, और मालदेव अपने साम्राज्य विस्तार, अपने युद्ध कौशल, अपने रण कौशल के लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, अगर ये दोनों को भी ठीक से पढ़ लो तो भी क्या एग्जाम में सवाल बनने की ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो इन दोनों से ही बनती है। मारवाड़ के, जोधपुर के स्पेशली जब पूछा जाए तो इन दोनों से ही प्रश्न की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहीं से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन दोनों को भी ठीक से कर लोगे तो काम बन जाए। इसलिए मैंने क्लास में मालदेव में भी ज्यादा समय लिया और चंद्रसेन पे भी लिया। मालदेव को आधा मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था आपको, और चंद्रसेन को बचा जो मालदेव है वो अगली कक्षा के अंदर, और चंद्रसेन पूरा अगली कक्षा के अंदर आपको करवा दिया गया। ठीक है, तो अगली कक्षा के अंदर जब हम मिलेंगे तो शेष जो मालदेव के बारे में कुछ चीजें बच गई वो, और पूरा चंद्रसेन जो है वो हम अगली कक्षा के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए आप घर जाओ, पढ़ो आराम से, घर ही हो तो ठीक है, जहां पे भी हो पढ़ो। कुल मिला के बात ये है ना, जो पढ़ा दिया जाए उसको ठीक से पढ़ा करो, रिवीजन करते रहो। परीक्षा पास में आ चुकी है, कोई किंतु परंतु नानुकिर नहीं है। धूप बहुत तेज पड़ रही, घणो तावड़ो पड़ रहा है, बाहर ना निकलो, कांदा खाता रहो, पानी पीता रहो, छाछ वाछ पीता रहो, और आपको स्वास्थ्य को बहुत जरूर ध्यान रखो। जो बीमार हो गए इस टाइम पे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहा दो, साफ सफाई हो रहो, ठीक, पौष्टिक भोजन खाओ, हल्को फुल्को सो, पर्याप्त नींद लो, तावड़ों में बचो। आटो आटो पड़ जाएगा तो लेना का देना पड़ जाएगा। चलो बस ठीक है, फिर अब 8 तक पहुंचेगा तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए, है, लाइक फाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर लो, जो भी तुम्हारा करना है वो कर पूरा लो। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत।